का दिल गांव में बसता है और गांव में बसती है जिंदगी। जो भी गांव से जुड़ा है, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो आपको अपने गांव की बात करता हुआ मिल जाएगा। पर गांव को उनकी कितनी जरूरत है, हर कोई उसकी सुध नहीं लेता। मगर जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन्होंने ली और वो कूद गए अपने ही गांव के तालाब में, जो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे साफ करते करते उन्हें ऐसी लगन लगी कि आज दुनिया उन्हें पॉन्ड मैन के नाम से जानती है। आज वो तालाब साफ करते हैं, शहरों में जंगल लगाते हैं और साथ साथ बड़े बड़े मंचों पर उनके बारे में बात कर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। मोदी जी ने भी इनके काम को मन की बात पर सराहा है। आइए मिलते हैं रामवीर तंवर जी से। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है नहीं, वैसे सिंपली है और वो सब जगह उपलब्ध भी है। मेरा नाम रामवीर तंवर है और लोग मुझे पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं तालाबों की बहुत सारी बातें करता हूँ, तालाबों के लिए काम करता हूँ। ना सिर्फ बातें करता हूँ और लोगों को, स्टूडेंट्स को तालाबों की कहानियाँ सुनाता हूँ कि कैसे पहले बहुत सुंदर तालाब हुआ करते थे, जो कि अभी आपको बहुत गंदे से दिखाई देते हैं। क्या इनके बनने की कहानियाँ रही हैं, क्या इनके बिगड़ने की कहानियाँ रही हैं। वो सब तो धीरे धीरे, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो शायद आपको फिर समाज, लोग बाग वही नाम दे देते हैं। इसलिए मेरा नाम भी शायद पॉन्ड मैन पड़ गया। मगर आपको तो नाम, जो आपका जो नाम मिला है, आपको तो मोदी जी से मिला है आपका नाम। हाँ, मोदी जी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है ना। एक दो दोस्तों ने मजाक में बोलना शुरू किया था पहले। अच्छा। क्योंकि मैं एमएनसी में जॉब करता था पहले, तो एमएनसी में अपना जो वो होता था, केबिन होता था, तो वहाँ मैं दोस्तों से अक्सर तालाबों की बातें करता रहता था। क्योंकि वो शुरू का दौर था जब कीड़े ने जन्म लिया था अंदर तो उस समय पे बातों के अलावा कुछ था भी नहीं अपने हाथ में भाई। ना रिसोर्सेज थे, ना टीम थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो सिर्फ बातें थी। तो कई बार मेरे दोस्त कहते थे, यार तुम जो है यहाँ बैठ के तालाबों की बात करते हैं, तो मैं पॉन्ड मैन बोला करूँगा आपसे, है ना। फिर एक दिन जो है तालाबों की बात करते करते एक दिन ऐसे ही मीडिया इंटरव्यू एक हुआ, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपको नाम के अलावा क्या कहलाना पसंद होता है अपने आप को। तो मैंने कहा, मैं तो वैसे नाम से ही जानते हैं सारे लोग, बट अगर मेरा एक दोस्त है, उसने अभी पॉन्ड मैन मुझे बोला था, तो मुझे ना अच्छा लगा ना अजीब सा लगा। तो आप मुझे ये वर्ड बोल सकते हैं। तो उन्होंने वो आर्टिकल और उस नाम से वो पब्लिश किया, और जैसे उससे पब्लिश हुआ, वो घूमते घूमते पता नहीं कैसे 1 महीने बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही नाम यूज किया। क्या बात। तो उसके बाद से फिर ये उस समय तक ऑफिशियल और एक मजाक में था, उसके बाद ये सीरियस में और बिल्कुल एक तरह से ऑफिशियल नाम पड़ गया मेरा। पॉन्ड मैन था और उसके बाद से फिर पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया होता चला गया। जब हमारी बात हुई फोन पे, तो मैंने आपको एक वो लिंक भेजा, मन की बात वाला, हाँ। पीडीएफ वाला। हाँ। और मुझे ये बात जान के बहुत हैरानी हुई कि मुझे ही नहीं कि पता। आपको ही नहीं पता तो इस बात से मुझे लगा कि शायद जो आदमी का लक्ष्य क्लियर होता है वो इतना अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसको यही नहीं पता कि मतलब उसके बारे में दुनिया क्या कह रही है। बुरा तो खैर अब क्या ही पूछेंगे जब अच्छा ही नहीं होता है। नहीं, ऐसा बहुत अक्सर होता है मेरे साथ। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 2 मिनट तक हमारे बारे में बोला था, उस दिन भी मैं अपना घर पे एक छोटा सा लोवर पहन के और अपने रूम में लैपटॉप में लगा पड़ा था मैं, ठीक है। तब मेरा भतीजा मेरी तरफ भागता हुआ आया था कि अंकल अभी टीवी में आपका नाम लिया जा रहा है। अरे वाह। तो मैंने कहा, यार मैं भगा फिर लैपटॉप तोड़ के, मैंने कहा मेरा नाम लिया जा रहा है। तो मैं गया, तब तक खत्म हो गया था वो मैंने सोचा मजाक कर रहा है। मैं वापस अपने लैपटॉप में लग गया, लेकिन जैसे ही मैं लैपटॉप में आया तो फ़ोन में वहीं छोड़ के गया था, तो मेरे फ़ोन में 20 मिस कॉल थी।
अरे तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई आप एक मिनट में इतने सारे मैसेज, मिस कॉल, सारी चीज़ें हो। तब मुझे लगा कि यार मेरा भतीजा ठीक कह रहा था है। उसके बाद से एक को मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा यार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बारे में बात कर रहे थे नेशनल टीवी पे। तो मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि उस समय पे मैंने 2-3 लोग जो उस समय पे मुझे लगता था कि शायद इस अचीवमेंट के पीछे ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैंने उन लोगों को कॉल करके थैंक यू बोला था, अच्छा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नंबर तो था नहीं अपने पास कि उनको मैं बोल सकूं थैंक यू सर। बट हाँ, ऐसे कई लोगों का नंबर था जिन्होंने एक तरीके से बिना लालच में के और बिना कुछ करे बहुत सपोर्ट किया था। अगर वो शायद सपोर्ट नहीं करते तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी बात नहीं पहुंच पाती है ना। तो सबसे पहले मैंने उन लोगों को धन्यवाद बोला कि सर ऐसा ऐसा मैंने ऐसा सुना है और मैंने वेरीफाई भी किया है कि सच में ऐसा है। तो उन्होंने बोला अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप भेजना जब भी आपको वीडियो मिले। तो वो उन लोगों को मैंने थैंक यू बोला। और बहुत सारे कई बार लोग स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं कि सर आज आपका इस मीडिया में छपा है, आज किसी ने इंस्टाग्राम पे आपके बारे में डाला है, लिंक्डइन पे आपके बारे में डाला है। तो जो जो मुझे मिलता है मेरा यही काम होता है, मैं अपने लिंक्डइन पे भी डाल देता हूँ उसको मैं अपने स्टेटस पे लगा देता हूँ। और बट लक्ष्य बड़ा क्लियर है आपका। हाँ हाँ, आप जरा अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो क्या बताएंगे अपने लक्ष्य के बारे में? मेरा लक्ष्य है, मुझे जो काम करना पसंद है ना, जो कि अभी तालाब और जंगल 2 काम मुझे बहुत पसंद है। तो वही मेरा लक्ष्य है कि मैं बिना किसी लक्ष्य के ना, वही मेरा लक्ष्य है कि बिना किसी एक टारगेट के, जैसे अगर मैं दिमाग में ना कभी मेरे ये नहीं आता कि मुझे 100 तालाब बनाने हैं, 50 तालाब बनाने हैं या 20 जंगल बनाने हैं, है ना। तो बिना किसी ऐसे लक्ष्य के, एक नंबर के, मुझे बस वो काम करना पसंद है और जो काम मिल गया उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पसंद है। ठीक है, जब शुरू किया था तब भी नहीं पता था कि शायद इसके अगला वाला काम होगा कि नहीं होगा, कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अभी भी नहीं पता कि अगले काम के लिए कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। बस ये ज़रूर पता है कि जो मैंने ग्राउंड पे मेहनत की है, जो मैंने सीखा है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा देखिए, आज हम लगभग 9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं इंडिया के में। ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, पीएचडी स्कॉलर्स है बहुत सारे। तो ठीक है, कैसे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है। और ये मैं सब कर कहाँ से रहा हूँ? एक गांव में बैठ के। अरे हाँ, ऑनलाइन? एक गांव में बैठ के, हाँ, अपना ऑफिस एक गांव में है, वहाँ से बैठ के ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कभी ध्यान नहीं गया। आज के युवाओं को मैं देखता हूँ, जैसे उनको बोलो कि यार कुछ काम कर लो, तो सबसे पहले काम नहीं आता है दिमाग में। सबसे पहले बात आता है कि पहले एक ऑफिस और घूमने वाली चक्का वाली कुर्सी चाहिए हमको, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो मैंने कहता है अगर तुमने ये दिमाग में ले लिया ना तो फिर काम नहीं कर पाओगे आप। आपने सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, काम तो आपको पता ही नहीं है करना क्या है। आप अगर सारा अपना पैसा एसेट में लगा देंगे पहले ही, तो फिर आप करेंगे क्या? इससे अच्छा तो आप बिना पैसे खर्च किए पहले सीखिए ग्राउंड में जाके। आप पहले 2 ही काम करिए, सीखिए और घूमिए, तो आपको पता चल। 2 ही तरह की, देखिए जब आप स्टूडेंट्स लाइफ जीवन में रहते हैं तो आपके 2 तरीके हैं आप जीवन अचीव करने, कुछ अचीव करने के। एक, या तो आप कमरे में बंद हो जाइए और निकलिए ही मत जब तक आप यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर ना कर लें। दूसरा तरीका है कि आप फिर कमरे में घुसिए मत। आप एक रूम में, आपकी कोई जगह नहीं है, आप बस रेलवे स्टेशन पे सोइए, ट्रेन में सोइए, एयरपोर्ट पे सोइए, जहाँ आपको सोना है सोइए और पकड़िए। आपको जो सोने का टाइम है ना, रात को 9 बजे से सुबह के 11 बजे तक, देखो आप एक कमरे में सो रहे हैं या ट्रेन की किसी सीट पे सो रहे हैं, नींद यहाँ पे भी पूरी हो रही है, नींद यहाँ पे पूरी हो रही है। जब आप कमरे में सो रहे हैं तो जहाँ पे आप सोए थे सुबह को आप वहीं उठेंगे, वही अगर उठे तो? हाँ, अगर उठे तो आप वही उसी लोकेशन पे उठेंगे आप। हाँ। जब आप ट्रेन में सो रहे होते हैं तो आप दिल्ली में सोते हैं और आप कोलकाता में उठते हैं सुबह उठ, हाँ, ये तो बात है ना, आप कोलकाता जाके पहुंच जाते हैं। नींद आपको पूरी तो करनी थी, नींद वहाँ पे भी पूरी हो गई है। तो मेरा लक्ष्य ही रहता है, मैं रात की ट्रेवल्स, अब तो
बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन जब अपने पास पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज भी नहीं थे, तब भी यही था। शाम को किसी ट्रेन में बैठना है और सुबह कहीं और जाके उतरना है, ताकि सुबह काम वाला जो पीरियड है ना वो डिस्टर्ब ना हो। जो सोने का टाइम है वही सिर्फ यूज हो जाए यात्रा करने के लिए। तो कभी पता भी नहीं चला कि इतनी यात्रा हो गई, क्योंकि सोते सोते यात्रा की सारी और काम हो गया। तो मैंने, जब बहुत सारे यंगस्टर्स मिलते हैं कि सर क्या करें, मैं वही बोलता हूँ, मैंने कि अगर IAS बनना है तो कमरे से बाहर मत निकलना आज के बाद, और अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो फिर कमरे में मत घुसना, है ना। फिर ग्राउंड पे जाके सीखो, फैक्ट्री में सीखो, पार्क में जाके सीखो। मुझे खुद का पता है, मैं वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है ना दिल्ली में, कनॉट प्लेस के आसपास, 2-3 घंटे में वो बीच में पार्क सा बना हुआ है। हाँ। मैं जाके वहाँ बैठा रहता था पूरे दिन, ठीक है, कुछ भी किताब लेके ये करके, बस घर पे नहीं बैठना था। तो वो है, तो अंदर से वो सारी चीज़ें तो पहले ही दिन से थी, और वो आज भी हैं कि अपने काम पे फोकस करना है। दुनियादारी क्या बोलती है, लोग गाली भी देते हैं, लोग बुराई भी करते हैं, और कई बार थर्ड पार्टी आके बताती भी है कि सर आज ऐसा बोल रहा था उसके बाद, वहाँ बैठे थे, ऐसे बोल रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कि यार चलो इस बात लायक तो हो रही है कहीं। इस लायक हूँ मैं कि कोई बोल रहा है मेरे बारे में। बहुत सारे इतने लोग अभागे हैं कि उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं। स्माइल आपके फेस पे इसीलिए है क्या, किसी थ्योरी के? उसका कारण भी ये भी हो सकता है, बट आप यहाँ से बैठिए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इधर पश्चिम से लेके पूरब तक, आपको जितने भी लोग मिलेंगे, हर किसी का एक अपना क्या कहते हैं, उनका अपना यूनिवर्स होगा। हर आदमी का अपने रिश्तेदार होंगे, अपने बुराई करने वाले होंगे, अपने अच्छाई करने वाले होंगे, है ना। वैसे ही आप भी हैं, आप कोई सबसे अलग नहीं है। जो रिक्शा चला रहा है, जो हेलीकॉप्टर चला रहा है, और जो कुछ कर रहा है, सबका सेम ही टाइप का सर्किल है। मैं अभी एक टॉक में मैंने बोला था, सॉरी मैं अगर आपको इधर ले जा रहा हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप तो, बहुत ही अच्छे। आप प्लीज आप एक मैं टॉक में मैंने बोला था, उन्होंने बोला था कि सर हम कई बार आपको देखते हैं कि आप सुबह तालाब पे रहते हैं और शाम को किसी कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, सेमिनार में रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, मुझे ये अचीव करना मतलब एक मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों लेवल्स को एक साथ जीने का मज़ा ले रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ये भी पता है दोनों लेवल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सुबह तालाब पे गया, वहाँ मेरे मज़दूर काम कर रहे हैं, उनके साथ अपना जो भी चटनी वगैरह है उससे वहाँ खाना खाया, तालाब के किनारे बैठ के। शाम को ताज होटल में सेमिनार में जाना है, वहाँ मैं चीफ गेस्ट हूँ, वहाँ पे भी खाया। बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये लोग दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह ताकि तालाब पे काम पे जल्दी पहुँच सके, टाइम पे पहुँच सके, और ऐसे जो लोग फैक्ट्री में पहुँच सके, सिर्फ तालाब वाले लोग नहीं है। वो वाले लोग सुबह ताज होटल में करते हैं, वो भी सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं ताकि थोड़ा सा शुगर लेवल मेंटेन हो सके, बीपी ठीक रहे। ये लोग शायद बहुत ज़्यादा तले भुने इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि पैसा नहीं है रोज़ रोज़ चटपटा खाने का, इसलिए कई बार बिना तला या बिना घी का खाना पड़ता है। उनकी मजबूरी बन चुकी है ऊपर, वो भी तला भुना नहीं खाते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ये लोग इसलिए लोहा लक्कड़ उठाते हैं, वजन उठाते हैं, क्योंकि इनको उससे पैसा मिलता है। उनको भी लोहा उठाते हैं, वो सारे जिम में जाके लोहा उठाते हैं ताकि अपनी बॉडी मेंटेन कर सकें। यहाँ पे भी बीवी कलेश करती है, वहाँ पे भी बीवी कलेश करती है। यहाँ पे भी बच्चों को बंटवारे का डर है। मेरे पास 2 रिक्शे हैं, एक रिक्शा इधर जाएगा, एक रिक्शा इधर जाएगा। उनके पास शायद 2 होटल हैं तो एक होटल इधर जाएगा। सेम टाइप के कलेश हैं, चाहे आप अंबानी बन जाएं, चाहे आप एक रिक्शा वाला बने। सेम टाइप का माहौल है, सेम टाइप का खाना है, सब कुछ सेम टाइप का है। बस वो है कि सबका अलग अलग सर्किल बन चुका है वो। तो इसीलिए मुझे अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच वाले सबसे ज़्यादा खुश हैं। और आप किसी पान वाले की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे भी एक बात होंगी, ये बराबर में ये कह रहा कर रहा है, सब जगह सेम टाइप के कलेश हैं और सब जगह सेम बातें हैं। बस वो किस बारे में बात हो रही है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे झोपड़े के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पे होटल के बारे में बात हो रही हो, बस उसका साइज खराब नहीं करते उसमें। इसीलिए मैं अपना समय खराब नहीं करता कि
ऊपर भी चला जाऊंगा तब भी यही कलेश रहेंगे, नीचे रहूंगा तब भी यही कलेश रहेंगे, इसलिए बीच में रह के इसको मजा लिया जाए। तो शायद आपके लिए इसलिए आसान होगा कि आपका लक्ष्य क्लियर है। हाँ, आप कह सकते हैं ये भी, बट मुझे ये इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे अब मुझे शायद कुछ खोने का डर सा नहीं लगता मुझे, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 10वीं 11वीं क्लास तक मेरा जो काम रहा है वो बहुत सारी भैंसों को जंगल में चराने का काम रहा है मेरा। और सुबह निकला, स्कूल के लिए गया, जब आधा घंटा मिलता था, 1 घंटा मिलता था बीच में, जिसको हम आफ्टरनून कहते थे स्कूल टाइम में, गांव का ही सरकारी स्कूल था, फर्नीचर नहीं था, अपना सीमेंट के कट्टे पे बैठते थे। 1 घंटा मिलता था खाना खाने के लिए, उस 1 घंटे में भी मैं क्या करता था, सीधा घर जाता था, भैंसों को खोलता था खूंटे से, नहर में ले जाता था, पानी पिला के वापस से घर बांधता था और फिर वापस स्कूल आ जाता था। शाम को फिर अपना एक सीमेंट का कट्टा जो कि ऑल इन वन है, आप उस पे बैठ भी सकते हैं, बारिश आने पे उसको सर पे चोट कर बना सकते हैं, हमारे बना तरफ सकते चोट है ना। हाँ, हाँ। और बारिश में किताब भी आपकी सेफ रहेगी उसमें, और सब कुछ कर सकते हैं आप उसमें। वो एक सीमेंट के कट्टे से तब जाके वो अपना वो हुआ है। 11वीं क्लास में जब टीचर आया घर पे और पेरेंट्स को बोला कि यार इस बच्चे में तो कुछ टैलेंट है, जब 10वीं पास की मैंने, तो तब घर वालों को भी सीरियस लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए। हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहनों में से मैं छोटा, सबसे छोटे। और मैं ही ऐसा जिसने 10वीं के बाद पहली बार एडमिशन लिया 11वीं क्लास में, तो वो बड़ा अचीवमेंट था मेरे घर के लिए। 5 भाई बहनों में से मैं पहला बंदा जिसने, जो लास्ट चांस था, जो कि जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, वही बड़ा अचीवमेंट था। मैं भी एक गुड़गांव में बहुत बड़ी एक इस तरह की मीटिंग में था जिसमें देश के कई जाने माने चेहरे थे, तो सब अपने अपनी स्कूलिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैंने भी मेरा नंबर आया कि भाई, तो कोई सैनिक स्कूल का था, कोई ये था, कोई वो था, तो मेरा नंबर आया। तो मैंने उनसे यही पूछा कि कौन सा वाला, जिसका मेरे पास मार्कशीट है, जिसमें मैं पढ़ने गया था। अच्छा, ऐसा भी है क्या? उन्होंने मुझसे ये क्या था, मैंने कहा जी नाम कहीं और चल रहा था, पढ़ा मैं गांव में ट्यूशन था। तो 10वीं क्लास में मैं जिस स्कूल की मेरे पास मार्कशीट है उसमें मैं कभी नहीं गया, मैंने देखा नहीं कभी घुस के वो स्कूल। ट्यूशन पढ़ के 10वीं पास की, बराबर वाले ड्रीम्स वैली नाम से उन्होंने खोला हुआ था। 11वीं 12वीं में बंगेल, एक नोएडा में पड़ता है, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ डेली जाता था। 2 ही टीचर थे, सिर्फ 2 टीचर, 8 ही बच्चे थे हम, उनको हमें पढ़ाते थे। और किराए के कमरे लेके, किसी बिल्डिंग में 2 किराए के कमरे लेके हमें पढ़ाते थे वो 2। उससे मैंने 12वीं पास की। उन्होंने भी एडमिशन कहीं और ले रखा था, उनसे रिक्वेस्ट करके ट्यूशन वहाँ पढ़ रहा था मैं, वहाँ पे ऐसे 12वीं पास करी। तो भगवान ने फिर धीरे धीरे जब सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया ना, तो तब मुझे लगा कि यार अब मतलब वापस से वहाँ तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि नॉलेज तो मिल गई, दिमाग में तो आ गई है। तो इसलिए अब लगता है कि यार जितना भी दिया है ना भगवान ने, मतलब अपनी औकात से तो ज़्यादा ही दिया है, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो। तो इससे ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता, है ना। इससे ज़्यादा कोई नुकसान भी होगा तो नुकसान उस लेवल पे तो जाके नहीं हो सकता। तो सिक्योर महसूस करता हूँ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, और मैं अपने बच्चों मेरे को तो ये सवाल बहुत लंबा समय से रहा है और मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है। एक बार मैं एक फिल्म फेस्टिवल में था, तो अतुल मोंगिया जी ने बोला था, वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए थे, कि आई एम वेरी सिक्योर्ड पर्सन, ऐसे बोला था कि मैं बहुत सिक्योर हूँ। मैं उनसे सवाल पूछ रहा था ये कि भाई आप सिक्योर कैसे बोल रहे हैं, क्या पैसे इन मॉनेटरी गेन्स बोल रहे हैं, या फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे जानकार हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है और वो सिक्योर तो सिक्योर नहीं है। कभी कभी सुना नहीं मैंने कि भाई सिक्योर, हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। क्या बॉडीगार्ड से सिक्योर फील करते हो क्या? वो उससे भी लोग अगर हाँ, सिक्योर महसूस नहीं करते। तो आपकी नज़र में सिक्योरिटी क्या है? मेरी नज़र, देखो मेरा नज़र में जो सिक्योरिटी है ना, वो आपको आ,
शाम को खाने में के लिए सामान है आपके घर में कि नहीं है ना। कल आपको घर से निकाल नहीं दिया जाएगा रेंट के चक्कर में, है ना। तो आपका जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको काम से ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं शायद इसलिए मैं 2-3 दिन हो सकता है तालाब पे ना जाने की ज़रूरत पड़े कि घर पे आटा नहीं है। इतना बहुत होती है सिक्योरिटी। कपड़े हैं, घर हैं, परिवार है, सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास क्या बच्चों की फ़ीस के चक्कर में मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है। आई एम सिक्योर। मेरे पास कल मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास इस बात की चिंता नहीं है दिमाग में कि टिकट के पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। आई एम सिक्योर। मेरे पास कल को मेरा मन यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में चाय पीने का कर रहा है, तो मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है कि क्या सच में पी पाऊँगा उस रेस्टोरेंट में चाय। पैसे से ही आई है। तो आई एम सिक्योर। 2 चीज़ों से है, इससे पैसे से भी आई है और कॉन्फिडेंस से भी आई है। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी, मुझे कल को कोई परेशान करेगा तो मेरे पास ऐसे नेटवर्क है, ऐसे लोग मेरे संपर्क में हैं, ऐसे रिश्ते मैंने कमाए हैं कि वो मेरी मदद करेंगे। तो आई फील सिक्योर। करीबन अभी तक 10 बार ऐसा हुआ है कि जब एफआईआर होते होते रुक गई है। मतलब वो सिर्फ कटवाई है एफआईआर, क्योंकि वो गलत लोगों ने गलत शिकायत करके एफआईआर करवाने की कोशिश करी। लेकिन जब तालाबों से काम करते हैं तो बहुत गलत लोग भी मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो जितने भी अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे अब यहाँ पे बैठा हूँ, वो भी एक देन है। तो उन लोगों से फिर मैं वो लोग नज़र रखते हैं, वो एक छोटे भाई की तरह नज़र रखते हैं कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको कहीं परेशानी में तो नहीं फंसा है। तो मैं फिर उन लोगों से संपर्क करता हूँ जी मेरे साथ ऐसे ज़्यादती हो रही है, निकल जाता हूँ प्रॉब्लम से। क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके अच्छे रिश्ते बनते चले जाते हैं। आप चोरी कर रहे हैं तो सारे नेटवर्क ना आपका चोरों का ही बनता चला जाता है। आप जेब कत रहे हैं तो सारे जेब कत। और मैंने ये बात देखी, आप जिस काम में होते हैं ना, आपको लगता है कि हर तीसरा आदमी यही काम कर रहा है। अगर आप आज पॉडकास्ट में है ना, आपको लगेगा ये भी पॉडकास्ट कर रहा है, ये भी पॉडकास्ट कर रहा है। वही है, जैसे हम रास्ते में से गुजरते हैं तो अगर जो गाड़ी अपने पास है ना वही गाड़ी दिखने लगे, ब्रिज दिखाई दे रही है ना। तो अगर मैं तालाब और मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों के संपर्क में हूँ जो मदद करते हैं, ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरी मदद करी है, तो चारों तरफ मुझे ऐसे लोगों का नेटवर्क दिखता है जो लोग मदद करते हैं। तो इसीलिए, और दूसरा मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि जैसे किसी ने मेरी मदद करी है यहाँ तक पहुँचने में, मैं भी कम से कम ऐसे 10 लोगों की मदद करूँ यहाँ तक पहुँचाने में, उनको जो स्ट्रगल करते हो। मैं बहुत सारे गाँवों में जब तालाब कर रहे होते हैं तो हर गाँव में कोई ना कोई 2-4 युवा ऐसे मिल जाते हैं जिनमें वही वाला जुनून देखता हूँ मैं, जो कभी मेरे अंदर था और मैं रिसोर्सेज के अभाव में और उस अभाव में, नॉलेज के अभाव में कर नहीं पा रहा था, कुछ बस छटपटा रहा था। ऐसे गांव में 2-4 लोग जरूर मिलते हैं, लड़के जरूर मिलते हैं जो उनके अंदर छटपटाहट दिखती है, लेकिन उनको ये नहीं पता जाना किधर है, यहीं बैठे रहना है कि उठ के चल देना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है। मैं ऐसे लोगों, युवाओं को पहचानता हूँ, मैं उनको सही रास्ता बताता हूँ, तुमको उससे मिलना चाहिए, जाके वहाँ से तुमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करानी चाहिए, यहाँ से फंड मिलेगा, ये काम करना चाहिए तुमको। 100 लोगों को पुश करता हूँ तो 10 लोग अपनी लाइन पे आ जाते हैं, और उससे मुझे कहीं ना कहीं एक ये मिलता है कि किसी का शायद मैंने एहसान उतार दिया अपने दिमाग में से। मतलब अंदर ही अंदर कैलकुलेशन होती है आपको। कैसे भाई, आपने इतने दिन में मेहनत करके कमाया और इतनी जान पहचान जानकारी इकट्ठी करी और फिर आपने जान पहचान बनाई और आप उसको आप किसी को भी मोटिवेट नहीं, उससे ये हमेशा ना इसको आप पॉजिटिव उसमें देखेंगे तो यही चीज़ आपको आगे भी बढ़ाती है। ठीक है, अब मान लो मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और सहारनपुर में मुझे एक युवाओं की ऐसी टीम मिली गांव में जो ऐसा करना चाह रहे हैं, बचले मैंने क्या किया, उनको भाई एनजीओ कैसे रजिस्टर होती है, फंड कहाँ से मिलता है, काम क्या करना है, ये करना है। तो सारे लोग तो एहसान फरामोश होते नहीं है, 2-4% लोग होते हैं एहसान फरामोश, लेकिन उसकी वजह से सब बदनाम होते हैं। अब वो क्या हुआ, मेरे लाइफ टाइम के लिए ना उस गांव में, उस ज़िले में एक तरह से एक नेटवर्क हो गया, मेरा ऑफिस हो गया। मुझे जब भी उस ज़िले में काम करने की ज़रूरत होगी, मैं किससे संपर्क करूँगा? मैं सबसे पहले उन युवाओं से संपर्क करूँगा कि भाई यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा, जब मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ ना, मैं पूरी इंडिया में हर स्टेट में, हर ज़िले में अपना ऑफिस तो नहीं खोल सकता, या तो फिर वो कंपनी बन जाएगी, पूरी फैक्ट्री बन जाएगी।
तो ये सारे लोग क्या हुए, हमारे लोकल नेटवर्क्स हो गए। लेकिन ये लोग आपके किसी काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आपको मान लो सहारनपुर में एक तालाब बनाना है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सहारनपुर में नई टीम हायर करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लोकल मैनेजर भी चाहिए, सुपरवाइज़र भी चाहिए, मशीन प्रोक्योरमेंट हेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। या फिर आपने जिन लोगों की कभी मदद करी थी उन लोगों से संपर्क करिए। तो हो सकता है आपको 1-2% 1-2 चांस ऐसे हो कि आपको निराश होना पड़े, लेकिन हर हमेशा ऐसा होता नहीं है, वो लोग आपकी हमेशा मदद करते हैं। तो इस तरह से वो सलमान खान की कौन सी मूवी है वो, आप मेरी एक की मदद करो, मैं आगे ना 3 की 3 करो। लोगों की मदद करो, है ना। तो वैसे ही नेटवर्क, और ये इसका तो लोग कमर्शियल एंगल में भी बहुत फायदा। आपने वो कौन सी है वो MLL कंपनी जो है ना, MLM। वो क्या है, वो उनका भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि भाई 3 लोगों को जोड़ो, आप 3 लोगों को जोड़ो। अब उसमें तो खैर काफी है ना, गड़बड़ भी हो जाती है ना। हाँ, और बाद में फ्रॉड निकलता है मामला, वो अलग बात है। मैं जिस भी गांव में अभी करता हूँ, काम शुरू हम करते हैं, 90% गांव में जब हम तालाब का काम शुरू करते हैं और पहली बैठक जो करते हैं, आप बहुत जानकर मतलब हैरान रह जाएंगे। जो पहली बैठक में पहली बात जो मुझे गांव वाले अपनी तरफ से बताते हैं, 90% जगह कॉमन है। वो पहली लाइन उनके मुंह से ये निकलती है, जी हमारे गांव में राजनीति बहुत बड़ी है। राजनीति हमारे गांव में बहुत है, आपको काम नहीं होगी, ये तो सभी में है। सब जगह है। तो जैसे कोई मुझसे ये कहता ना, जी हमारे गांव में राजनीति बहुत है, मुझे पहले से पता होता है अभी क्या कहेंगे ये, है ना। तो मैं उनसे कहता हूँ, जी अच्छा, तो यहाँ के जो MP साहब है वो आपके गांव से ही है? तो कह रहे नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, वो विधायक शायद आपके गांव से ही बनते हैं हर महीने, हर साल? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसी राजनीति आपके गांव में? आपसी। आप अपना विधायक नहीं बना पाए, आप अपना सांसद नहीं बना पाए, कोई मंत्री आप नहीं बना पाए, और आप बार बार एक ही लाइन पे जोर दे रहे हैं कि हमारे गांव में राजनीति बहुत है। इसको राजनीति नहीं कहते, जिसको आप राजनीति का नाम दे रहे हो, इसको नीच नीति कहते हैं। गांव में एक काम कर रहा है, दूसरा लोग उस काम को रुकवा दे रहे हैं। एक आदमी आगे बढ़ रहा है, दूसरा टांग पकड़ के खींच दे रहा है, और पूरा गांव विकास नहीं कर पा रहा है, पूरा गांव गंदगी का ढेर बनता जा रहा है, पूरे गांव को बदनामी मिल रही है। और ये किस नाम पे हो रहा है? राजनीति के नाम पे। इस गांव में राजनीति बहुत है। अब बताइए, इसको परिवार में ज्यादा है, आपसी परिवार में ज्यादा करता है। इसको बताइए, आप राजनीति का नाम देना चाहेंगे? पता नहीं, मोहल्ले, पिछले मोहल्ला, इस मोहल्ला, हाँ हाँ, परिवार, हमारे परिवार, ये उनका परिवार। तो जैसे एक जिले के लेवल पे राजनीति होती है, स्टेट लेवल पे राजनीति होती है। अब आपने देखा ये युद्ध हुआ तो कैसी कंट्री लेवल पे राजनीति हुई, है ना। तो गांव के लेवल पे उससे भी क्षुद्रम राजनीति होती है, बहुत छोटी सोच के साथ राजनीति होती है। अच्छा, इस वाले प्रधान ने तालाब साफ करवाया, मैं प्रधान बनाऊं, इसको बर्बाद कर दूंगा पूरे तालाब को ऐसा ही कर दूंगा जैसा पहले था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, बस कि इसने तालाब बनाया। वो कभी ऐसे नहीं सोचते कि इन्होंने तालाब बनाया और अब मैं इसको इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। इसने 100 पेड़ लगवाए तो अगला वाला प्रधान उनको काटने की सोचेगा, अब मैं इसको कहीं और मैं दिखाऊंगा कैसे वो करते हैं। वो वाली उस चीज को क्या कहते हैं? राजनीति। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी गांव में जाता हूँ, मन की जी अगर आप नीच नीति पर उतर आए तो तालाब का काम बीच में रोकना पड़ेगा, और अगर राजनीति चलती रही तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अभी आप डिसाइड कर लेना कि आप राजनीति कर रहे हैं कि नीच नीति कर रहे हैं। सारे लोग सहमत होते हैं कि हमारे गांव में राजनीति बची नहीं है, सब नीच नीति पे लगे हुए हैं। और जब भी हम काम किसी गांव, देखो मुझे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गांव में ना 4 पार्टियां होती हैं। एक वो ग्रुप जिसका भी प्रधान है, जिन लोगों ने प्रधान बनाया हुआ है। एक वो ग्रुप जो प्रधान हार गया, उनका भी तो एक ग्रुप था ना, ठीक है। एक वो ग्रुप है जो इस साल प्रधान बनने के लिए लाइन में है, ठीक है। और एक न्यूट्रल वाले ग्रुप है जो हर काम में रोड अड़ाने वाली है ना। अच्छा, जो भी जैसे प्रधान है ये चाहेगा कि ये तालाब साफ हो जाए। जो प्रधान हार गया वो चाहेगा कैसे भी काम ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो करा नहीं पाया, ये कैसे करा देगा। एक ग्रुप ऐसा होता है जी भाई साहब,
अभी मत कराइए, इसको 2 साल बाद कराइएगा। मैंने कहा जी 2 साल बाद क्यों कराएं? अरे जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तब कराइएगा इस काम को, तो हम सहयोग करेंगे आपका। और एक ऐसे भी बोलते हैं लोग कि हम अभी नहीं, मैं जब बन जाऊंगा तब। भाई साहब हर गांव में दिक्कत आती है, हर गांव में इन चारों लोगों से हमें बैलेंस बना के चलना होता है। प्रधान जी से हाँ जी प्रधान जी, तो आप जो नीच नीति को संभाल लेंगे, हाँ। कूटनीति का इस्तेमाल अपने क्या है वो नीच नीति का ना इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अपोजिशन वालों को, है ना, अपोजिशन वालों को उसी हिसाब से संभालते हैं। और जो चुनाव लड़ने की चेष्टा है जिनके मन में, उनको उसी हिसाब से मन कीजिए बस अभी तो थोड़ा सा काम करा रहे हैं, थोड़ी बहुत सफाई अभी हो जाएगी, 2 साल बाद है, 2 साल बाद में अभी टाइल नहीं लगवा रहा, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा रहा, यहाँ पे तो कई करोड़ का काम है, बट 10-20 लाख का भी करा दे रहे हैं, 2 करोड़ का बाद में कराएंगे जब आप प्रधान बन जाएंगे। वो भी सहयोग करता है। फिर भाई साहब सबको बैलेंस करके चलना होता है, तब जाके। कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं, उनको बस काम रुकवाने के एवज में बस एक बोतल चाहिए, आपका काम रुकवा देंगे, आपने ज़्यादा खोद दिया ये। अरे भाई साहब यहाँ तो 8 फीट खुदना चाहिए, उसको भी पता है 2 फीट से ज़्यादा नहीं खुदना है, 8 फीट खुदना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो मैं शिकायत करूँगा। ठीक है, उसको शाम को बोलो कि भाई साहब तुझे चाहिए क्या, दिक्कत क्या है? तो कह रहा जी देखो यहाँ तो रूल यही है, हमें बिना बोतल दिए कोई काम होता नहीं यहाँ पे। उसको 1000 रुपए की बोतल चाहिए होती है दारू के चक्कर में, इस चक्कर में हमारा 4 लाख का नुकसान करवाने को बैठा रहता है वो। देते हैं आप। क्योंकि ये जो ठेकेदारी वाली प्रथा है ना गांव में, हमें नहीं देना होता है। हमें क्यों नहीं देना होता? जब किसी ठेकेदार को 5 लाख रुपए का काम मिला, उसकी पेमेंट बाद में क्लियर होगी, जब वो काम करके रिपोर्ट बन जाएगी, जेई पास कर देगा, सेक्रेटरी पास कर देगा, सब पास कर देगा। उसके ऊपर तो इतना प्रेशर रहता है कि काम रुक गया तो पेमेंट रुक गई। हमारे उसमें अच्छा क्या है, हमें सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए, लोगों का डोनेट किया हुआ पैसा हमारे पास है। उसमें से सोचो हम अगर बोतल देने लगे लोगों को, पहली बात तो हमारी अंतरात्मा इसके बारे में वो नहीं देगी। दूसरा ये भी, हम प्रेशर में क्यों आए? आप अपने गांव में नहीं काम करने दे रहे, पड़ोस वाले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो उसमें कर लेंगे जाके, बीच में छोड़ देंगे, आपका ही नुकसान है। तो हम पहले ही पूछ लेते हैं भाई साहब, जब हम पहली बार मीटिंग करते हैं गांव में, पहले ही कह देते हैं जिस दिन हमें ये लगा कि आपकी तरफ से अड़ंगा अड़ाया जा रहा है, प्रधान भी यहीं बैठे हैं, आपके सेक्रेटरी भी यही बैठे हैं, इनसे पूछ लो अगर 1 रुपये भी सरकारी हमने लिया हो। जिस दिन आपकी तरफ से ये हुआ कि भाई नहीं करने दे रहे हैं, आपका तालाब बीच में छोड़ जाएंगे आप चाहे। और हमारे खिलाफ तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते कहीं। शिकायत किसके खिलाफ कर सकते हैं? ठेकेदार के खिलाफ कर सकते हैं, हमारे खिलाफ तो शिकायत नहीं कर सकते। हमारी मर्जी, हम आपके गांव में काम करें कि नहीं करें। और वो कर भी इसीलिए रहे हैं तो क्योंकि आपकी तरफ से 2-3 साल से रिक्वेस्ट आ रही थी। 2 साल से 4 लोग, प्रधान जी सब रिक्वेस्ट करे जी हमारे गांव का करा दीजिए हमारा, तो हम उन लोगों के साथ सहयोग करते हैं, कम्युनिटी के साथ मिलकर। कुछ लोग आप में से करेंगे तो अपने आप देखो। तो होता क्या है, एक वहाँ पे कमेटी बना देते हैं 11 लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की, और बोलते हैं जी कोई भी दिक्कत आएगी आप देखेंगे, हम इस लपड़े में नहीं पड़ेंगे। वो लोग फिर उन सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो लड़ाई झगड़े भी हो जाता तब बहुत होते हैं, हुई है कभी ऐसी आपस में तो हाथापाई भी? बहुत होते हैं। अरे भाई साहब हर हफ्ते एक बार होती है, अरे हर हफ्ते एक बार होती है। हमारे साथ कम होती है, उनकी आपस में होती है। नहीं नहीं, आपके साथ में बता रहा हूँ। हमारे साथ तो गाली गलौज तो बहुत होती है, अच्छा, है ना। हमारी टीम के साथ कई बार हमारे साथ भी होती है, बहुत गाली गलौज होती है। नहीं कोई ऐसा हुआ हो इंसिडेंट जिसमें देखो वो आ गया हो अब बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बताई भी नहीं जा सकती। बस इतना कह सकता हूँ कि ये हाथ देखेंगे तो सारे में टांगे आपको दिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक टांगे भरे हुए हैं। तो अगर आप किसी लेवल पे पहुँचते हैं तो बहुत कुछ खो के, बहुत कुछ पा के, बहुत कुछ झेल के पहुँचते हैं। लेकिन यह है कि बहुत सारे युवा हैं जो हमको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते हम नेगेटिव चीज़ें बता के। हमें बस मैं इतना ही बताता हूँ, आप अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपने बताया कि आप गांव में ही है, आपका ऑफिस गांव से ही कर रहे हैं। मैं खुद गांव से हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग वह गांव से तो बाहर जा रहे हैं। बच्चे जो हैं कि मतलब एक तो वो इंजीनियरिंग का ट्रेंड, लोग वो मतलब पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर बोलने की तमीज़ नहीं है, पर MBA कर लिए लोगों ने। मैं बताऊँ, देखो आज की ना एक वो बन गई है, धारणा बन गई है
कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको गांव में नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो गांव में क्या कर रहे हो। मेरा एक दोस्त है, उसका नोएडा में अभी 1500 करोड़ का लगभग टर्नओवर उसका होगा, बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो मुझे बता रहा था, वो हुआ क्या है, गर्मी की छुट्टियों में 1-2 महीने के लिए गांव निकल लिया कि यार अब बहुत शहर से परेशान हो लिया, गांव में रहूँगा। तो अब उसके पास शायद 1-1.5 करोड़ की गाड़ी भी थी, गांव में लेके गया। तो उसने कहा जी मैं 1 महीने गांव में रहा, और वो ऐसी ऐसी कहानी आती थी, लोग ऐसे कहते थे हमें तो पहले ही पता था एक दिन आएगा जमीन पे। अच्छा, गाँव में आ गए इसलिए। है ना, आ गया ना वापस उसी गांव में, है ना। आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे आपकी गाड़ी देख के कहीं से लूट मार की होगी, सही नंबर से 2 का पैसा। नंबर 2 का पैसा आ रहा भाई साहब, पक्का एकदम। अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा किया होगा इसने। आप 10 दिन से ज़्यादा गांव में आ जाओ तो ये कहेंगे हो गया काम, जो हवा में उड़ रहा था ना वो आ गया ज़मीन पे, सब लुट गया मामला। कुछ लोगों को बहुत तसल्ली सी मिलती है किसी को कार से बाइक पे देख के, इसीलिए सबकी धारणा बन गई है कि जैसे ही आप थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो आपको गांव से शहर जाना ही जाना है। इसलिए आप देखेंगे जिनकी गांव में 50-50 बीघे ज़मीन पड़ी है ना, और अच्छा एक इंजीनियर से अच्छा कमा सकते हैं, वो भी बस अपनी इज्जत बचाने के लिए शहर में पड़े हैं। कि गांव में जाएंगे तो यार क्या बोलेंगे कि बताओ यार लड़का पढ़ा लिखा था, इतना था, और अब गांव में रह रहा है। वो धारणा बन गई है, इस चक्कर में देश का बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग गांव में ऐसे ऐसे स्टार्टअप कर सकते थे ना, वो शहर में जाके जिस पैसे से वो स्टार्टअप खड़ा कर सकते थे उसको रूम रेंट में खर्च कर दे रहे हैं, उसको दारू में खर्च कर दे रहे हैं, उसमें पार्टी में खर्च कर दे रहे अरे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, दारू तो बहुत नीची चीज हाँ है। हाँ 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 हाँ। अब पता नहीं ये बातें बाहर नहीं आती है, कैसा है क्या नहीं, हमें तो पता है कि दारू तो बहुत पीछे की चीज रह गई है। हाँ वो है, देखो आप जैसे वही मैं कह रहा हूँ, जिस फील्ड में आप घुसेंगे उसमें आपको बहुत एक्सप्लोर मिलेगा। दोनों तरफ जो शहर के लोग हैं वो गांव में जाके स्टेटस लगाते हैं, है ना, व्हाट ए क्लीन लाइफ, ग्रीन एंड क्लीन लाइफ, और सेल्फी विद नेचर, ऐसे आप स्टेटस देखेंगे उनके, गांव की साफ हवा, गांव की साफ मिट्टी। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो जाके स्विमिंग पूल की फ़ोटो डालते हैं शहर में जाके, है ना, ताज होटल, ये मॉल, वो मॉल, तो दोनों तरफ है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में मैं जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को ईंट की दीवार चिन्नी सिखाते हैं, वो चिनाई कैसे करते हैं, है ना, और लैब होती है अंदर कमरे में, चिनाई कैसे करती है, वो लट्टू सा क्या होता है उसको कहते हैं, लेवलिंग लेवलिंग करना, फंटी लगाना, वो सब कुछ है ना। और जो नीचे बच्चे बैठे हैं उनको गांव में कोई बोल दे दीवार, पेरेंट आके टीचर को और मारेंगे, हम मारेंगे, है ना। हमारे बच्चे को क्या सिखा रहा है, ऐसे मिस्त्री बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा क्या। वही मैं कह रहा हूँ। तो हमेशा नदी एक, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो यहाँ जाना चाहते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे बताया कि आपकी उम्र 32 साल है। नहीं नहीं, इसमें अचीवमेंट 32 साल में कैसे कर लिया। इसमें यकीन वाली बात नहीं है, और अभी इतना बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम सबको करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अचीवमेंट नहीं लगता। अच्छा, मुझे मेरा एक सवाल है, जो मेरे कॉमन सवाल सबसे पहले दिमाग में आया था कि हम जैसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहीं की बता सकता हूँ, मैं ज़्यादा मालूम नहीं, कि हमारे सभी गांवों में सभी घरों में सबमर्सिबल हैं, खेतों में प्रचुर मात्रा में पानी है, सोलर सिस्टम है जिससे पानी आ जाता है, बिजली भी बढ़िया आ रही है उत्तर प्रदेश में तो अब। और जैसे हम छोटे थे तो मुझे याद है दोपहर में भैया और जो है गाय भैंस को तालाब में ले जाते थे, ऐसा खुद भी बच्चे नहा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। अब वो ट्यूबवेल से पाइप निकाला, इतना मोटा पाइप होता है, और सारा करके धो दिया, तो पानी की तो समस्या खत्म हो गई। तो तालाबों की क्या जरूरत है अब ऐसी जगहों पे। देखो तालाबों का जो मरना है ना, जो तालाब इतने खराब हुए हैं, अभी आप कह रहे थे कि भाई आँख खोल के देखते थे तो उसमें दिख जाता था, लेकिन अभी उसमें शायद इंसान गिरे तो वो भी ना दिखे उसमें, है ना। तो उसका कारण भी यही है जो आपने सवाल पूछा है। हमें जब तक किसी चीज़ की डायरेक्टली ज़रूरत होती है ना, और उससे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या सोशल ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तब तक हम उसकी पूजा भी करते हैं,
तब तक हम उसको भगवान भी मानते हैं, ठीक है। जैसे उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है फिर वो हमारे लिए डंपिंग यार्ड है, फेंकने की चीज़ है, उसकी तरफ से हम मुंह मोड़ लेते हैं अपना। वही तालाबों के साथ भी हुआ है। जब तक हम पानी के पास जा रहे थे तो हम पानी की पूजा भी कर रहे थे। तालाबों में पूजा करने के आपको बहुत सारे कल्चर मिल जाएंगे गांव में, कुआं पूजन, तालाब पूजन, ये वो बहुत सारे पूजन है। तो हम पानी के पास जा रहे थे तो पानी की इज्जत करनी पड़ रही थी। और ये हम अपने घरों में भी देखते हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उससे बहुत प्यार से बातें करते हैं, उसकी इज्जत करनी पड़ती है। वो जिस दिन बुला बुलाए हमारे घर डेली डेली आने लगता है, 4 दिन इज्जत करेंगे, 5वें दिन हम भी अपने काम में लग जाएंगे, भाई बैठा बैठा रहे, बिना बुलाए आ जा रहा है आजकल। वही पानी के साथ भी हुआ है। पानी अब क्या है, बिना बुलाए पानी पाइप के माध्यम से घर तक आ गया, तो तालाबों की क्या ज़रूरत बची है। इसलिए अब तालाबों को डस्टबिन बना देते हैं, तो डस्टबिन बनाना शुरू कर दिया। दूसरा हुआ क्या, हमारे जो गाँवों की संरचना है ना वो आइसोलेटेड है, हर गांव आइसोलेटेड है, अपने आप में एक वो बन गया, ठीक है। दूसरे गांव से कनेक्शन नहीं है, या फिर ऐसी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि आप गाँवों से जो है। अच्छा, पहले क्या था, एक नल थी, नल के सामने एक गड्ढा था, पानी पीते थे, 2-4 बूंद 1-2 गिलास निकल भी जाता था, वो गड्ढे में चला जाता था। अब क्या हुआ, पक्की नालियाँ बनी, समरसीबल आया, 1 गिलास की जरूरत है 1000 लीटर निकल रहा है, पक्की नाली में जा रहा है। अब ना गांव का तो कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, गांव का इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है, बट बाहर कहाँ जाएगा, वो ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं। अब पानी अब इतना सारा जब रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो वो जाए कहाँ से, तो वो जाके गांव का सबसे लो लाइंग एरिया में ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तालाब में। तालाब, वही तालाब कहलाता है। तो वो तालाब क्या, हमारे वेस्ट वाटर का एक टैंक बन गया है, ना कि तालाब रहा। अब उसको वेस्ट, एक तरीके से कई बार तो उसको वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहने लगे हैं अब शहरी लैंग्वेज में। जरूरत क्या है फिर उसकी वैसे? अब जरूरत नहीं है, अब तो गाँव को जल भराव से बचाने की ज़रूरत बची है बस। अच्छा। क्योंकि तालाब नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ, गांव में ही खड़ा हो जाएगा, लोगों के घरों में भर जाएगा। आपने गुड़गांव में नहीं देखा, बारिश आते ही वो अंडरपास सब बंद हो जाते हैं एकदम। वैसे मैंने देखा है कई जगहें ऐसी हैं, जैसे हमारे शहर में भी एक एरिया है, वहाँ पे पानी हमेशा रहता, भर जाता है हमेशा, कितनी भी वो जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से, क्योंकि लो लाइंग एरिया होता है। नहीं, वहाँ पहले तालाब था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। वो जियोग्राफिकल लो लाइंग एरिया है वो, तो वहाँ पे अब वो लो लाइंग ही रहेगा। आप एक घर की थोड़ा सा 2 फीट उठा के घर बना सकते हैं, मिट्टी डाल के 2 फीट उठा सकते हैं, पूरे एरिया को नहीं उठा सकते आप 4 फीट। इसीलिए वहाँ पे पानी भरता ही भरता है, क्योंकि कमाल की रही होगी ना साइंस, कैसे पहले लो लाइंग एरिया ढूंढ लेते थे। हाँ, और तब अभी तो भी इतने वो नहीं। हाँ, अब तो कंटूर मैपिंग कहते हैं उसको, कंटूर मैपिंग करते हैं कि यहाँ का लेवल कितना है, वहाँ उस हिसाब से डिजाइन होता है। नहीं, अब तो बट जो मशीन आ कॉलोनी गई है, बस्ती तब है, की बात है हाँ, जब नहीं। कॉलोनी जो बस्ती है उसमें तो कोई कंटूर मैपिंग होती नहीं है, अपने जहाँ जगह देखी बना दे, बाद में पानी भर जाता है वहाँ पे। अब मशीनों की बात कर रहे हैं आप, 500 साल पुराने तालाब को किस जेसीबी ने खोदा था, किस पोकलैंड ने खोदा था, किस डंपर ने खोदा था, किसी ने नहीं खोदा था, हाथ से खोदे थे सारे। अब सोचे कितने सुंदर तालाब बने हुए हैं। हमारे पास तो अब बहुत अच्छी डिग्रियां भी हैं और बहुत अच्छी मशीन भी है, फिर भी उनको लैंडफिल साइट बना दे रहे हैं। और हम इस सब को किस नाम पे कर रहे हैं, वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। हम ये सब कर रहे हैं और हम ही वो हैं जो इसको सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं था क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बनाया, इसकी डेफिनेशन भी बनाई, और तालाबों को लैंडफिल साइट भी हम ही बना रहे हैं। तो दिस इज द कॉल्ड सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द इशू। तो मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि वाकई में जरूरत नहीं है क्या तालाबों की अब गाँव में? नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत इंसानों को नहीं है। अब हमारे आसपास सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं, हम एक्चुअली क्या है ना, इंसान के चश्मे से देखते हैं। अब तो मैं टैप खोलता हूँ, पानी आता है, और पास में बहुत बत्तखें हैं, बहुत कुत्ते हैं, बहुत भैंस है, बहुत गाय है, बहुत पक्षी हैं, बहुत जंगली जानवर हैं। उनके घर तक कभी कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, ना उनके पास तक कभी ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी फिक्स घर भी नहीं है ना, फिक्स घर भी उनके लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम तालाबों की बात करते हैं, तालाबों की ज़रूरत है कि नहीं है, वो हम उस एंगल से बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि नहीं है। हम उस एंगल से बात नहीं कर रहे कि हमारे और भी यहाँ जिंदगियाँ बसती हैं आसपास, सिस्टम को लिविंग इस, तो उनको आज भी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया, ये अर्थ सिर्फ इंसान उसके भरोसे नहीं चलती है। अक्सर अपनी बात कर लो चाहे लोगों को बात कर लो, देखा जाता है कि अगर हमारा बिस्तर गंदा होता है तो नींद अच्छी नहीं आती, सपने भी अच्छे नहीं आते, ऐसे उलट पुलट से सपने आते हैं।
और जब हम कमरा वमरा गंदा हो, मतलब सफाई होनी चाहिए शायद, तभी बहुत अच्छे से नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप घुस जाते हैं तालाब के अंदर जहाँ पे मरे हुए जानवर, कूड़ा करकट, और मतलब क्या क्या नहीं मिलता होगा आपको तो वहाँ पे। और फिर जब आप ये सारा काम करके घर आते हैं तो आपको नींद कैसे आ जाती है? इसको और अगर आती है दूसरे कैसी आती है? उसको दूसरे एंगल से देखा जाए ना, तो हमारा तो वर्कआउट हो जाता है ना। भाई लोग जो है, आप जितने भी लोगों को आप आज पूछेंगे एक मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से, जो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं जी हमें नींद नहीं आती, वो डॉक्टर सबसे पहले ये बोला है थोड़ा वर्कआउट करना सीखो, है ना, थोड़ा हार्ड वर्क करो। आप मेंटली वर्क कर रहे हो लेकिन फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो एक तो हमारा फिजिकल वर्क हो जाता है, इतना चलना घूमना फिरना, तो शरीर थक जाता है तो अपने आप ही उसको आराम चाहिए, है ना। वो एक नेचुरल वो है। आप एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ के देखो, देखो कैसे पक्की नींद आएगी बढ़िया आपको। तो एक तो उसके कारण बहुत अच्छी नींद आ जाती है। दूसरा, नींद का देखो, नींद का सबसे अच्छा जो सबसे नहीं आने का जो कारण होता है, वो एक तो ये होता है कि कल, जैसे कल कुछ काम करना है आपको, और वो बार बार आपको दिमाग जो है, दिमाग आपको बार बार वो कराएगा, याद दिलाने की कोशिश करेगा, भी ये बचा हुआ है, ये और करना था, ये शायद भूल गए तुम। तो वो अपना काम करता रहेगा, बॉडी अपना काम करती रहेगी, और बॉडी को वो आराम नहीं करने देगा। ठीक है। इसके लिए मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, मैं शायद ट्रेन में था तब मैंने वो खरीदी थी और पढ़ता जा रहा था। जब आप शाम को सोते हैं ना, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें चलती रहती हैं, कल शायद उनको फ़ोन करना है, उनसे मिलना है, ये नहीं करना, वो बार बार आपको ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहता है। इससे अच्छा तो उसको सोते टाइम आप लिख लो, तो दिमाग को नहीं ये रहेगा कि सब कुछ लिखा हुआ है, अभी याद नहीं भी करेगा तो सुबह अपने आप मिल जाएगा लिखा हुआ आपको, दिमाग अपने आप साइलेंट मोड में चला जाता है ना। दूसरा, हमें जब तालाब में घुसते हैं तो पहले तो यही कमेंट आते थे कि यार बीटेक करके तालाब साफ करता है ना, बहुत बुरा भी लगता था। लेकिन बाद में भगवान ने अपने आप ही मुझे इसका ना एक जवाब दे दिया। लोगों ने जब ऐसा बोलना शुरू किया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दो बार तारीफ करी, मिले भी वो, हाँ, आप तो मिले भी हैं मुझसे। बाद में फिर मेरे ना एक मेरे अंदर से जवाब आने लगा मन की, जब देश के राष्ट्रपति जी को सम्मान कर रहे हैं इस काम के लिए, प्रधानमंत्री जी सम्मान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्मान कर रहे हैं, तुम कौन होते जज करने वाले मुझे? तुम उनसे बड़े तो नहीं हो सकते। जब उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ, तुमसे तो ज़्यादा ही पता होगा उनको। सही बात है। तो उसका ना मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला, और इसका ना किसी के पास उल्टा जवाब भी नहीं होता। हाँ, सही बात है, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है। उनसे मतलब कि जब उनको अच्छा लग रहा, भाई तुमको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? या तो तुम उनके लेवल का सोच नहीं पा रहे हो, या तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है ये काम। तो ये मेरा बहुत अच्छा मतलब एक जवाब रहता है सभी लोगों को ऐसे। और दूसरा अच्छा लगता है यार, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सफाई का काम ना बहुत गंदा काम नहीं है। सफाई का काम बहुत आपको इज्जत देने वाला काम है, आपको समाज में सम्मान दिलवाने का काम है, तभी हमको शायद इतना सम्मान मिल रहा है। अदरवाइज तो हम तो सफाई का ही तो काम करते हैं। अगर ये गंदा काम होता, ये अनपढ़ लोगों का काम होता, ये छोटी जाति का काम होता, तो शायद हमको भी सम्मान नहीं मिल रहा होता। लेकिन हमें तो खूब सम्मान मिल रहा है, लोग मालाएं भी डालते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मिलते हैं। तो सफाई का काम समाज में सबसे इज्जतदार काम होता है, इसलिए शायद हमको, हम इज्जतदार काम कर रहे होते हैं और हमको ये सोच के बहुत अच्छे से नींद भी आ जाती है। तालाब में आप जाते हैं तो उसमें डर नहीं लगता कि सांप काट लेगा, या फिर मेरी टीम में आप यकीन नहीं मानेंगे, जितनी भी टीम बीमारी कोई पकड़ ले आपको? जितनी भी टीम है, सबको कम से कम 5-5 बार सांप ने काटा हुआ है, अच्छा। सबको। बट अच्छी बात है कि तालाब वाले सांप जो होते हैं उनमें जहर नहीं होता, अच्छा। है ना। हमें तो लोग देखने आते हैं हमारी टीम को, मैं तो अब कम उतरता हूँ, टीम वाले ज़्यादा उतरते, लोग देखने आते हैं, वो सांप को है ना ऐसे पकड़ के फेंक देते हैं, है ना, जो इधर है सामने फेंक दिया, क्योंकि उनको पता है इनमें जहर नहीं है। इसमें जहर नहीं है। मतलब एक पहचान सी हो गई है, ये वाला जहर वाला है, ये वाला नहीं है। एक दिन जो है, मैं, हमारी टीम थी, मैं किनारे पे बैठा था, वो कर रहे थे, वो किनारे पे अपना कुछ सफाई कर रहे थे, और वहाँ से वो तीनों चारों निकल के भागे। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे सांप है यहाँ। मैंने कहा सांप? तुम कब से सांप से डरने लगे? कह रहे भाई वो वाला सांप नहीं है, अच्छा, खतरनाक वाला सांप। खतरनाक वाला सांप है, इसको, इससे टक्कर नहीं ले सकते अपन लोग। नहीं, मतलब मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि हम लोग
बिल्कुल गंदगी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, और तालाब में घुसने के बाद में इतनी गंदगी है, इतना कीचड़ है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक पड़ी हैं। आपको नहीं लगता मेरे को कोई बीमारी पकड़ ली? नहीं नहीं, अब हमारा ना, हमने अपनी टीम के लिए वो बनवा दिए, उसको कुछ अभी तो मैं नाम बोला, वो एक पूरा सूट आ जाता है यहाँ हमारा जंप सूट जैसा है ना। हाँ, वो जूते अभी तो बनवा दिया आपने, तब की बात है ना, कर रहा हूँ, तब जब आपने तब नहीं थे, अब हमारे पास है वो। अब तो यहाँ तक पहन लो, आपके अंदर पानी जाएगा नहीं, कोई कीड़ा काटा भी आपको परेशान नहीं करेगा। शुरू में तो आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते तो आपको सब झेलना ही पड़ता है, पर धीरे धीरे रिसोर्सेस आ जाते हैं और समझ में भी आ जाता है कि इससे बचने का क्या तरीका है। तो शुरू शुरू में इशू था, बट वो धीरे धीरे, और इन्फेक्शन होता है, बहुत इन्फेक्शन होता है लोगों को, क्योंकि आप देखिए जिस तालाब में लोगों का पेशाब जा रहा है, मलमूत्र जा रहा है, उसी तालाब में आपको साफ़ करना है, तो हमारे पास एक मेडिकल किट हमेशा रहती है ना, कि उसको और हो ना हो फिर भी वो टैबलेट हम ले ही लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कि भाई जो भी अगर होगा तो वो थोड़ा सा एंटी इन्फेक्शन टाइप की होते हैं, तो वो ले लेते हैं हम, तो उससे थोड़ा सा बचाव रहता है। एंटी वेनम हमेशा अपने साथ रख के सर। अच्छा, एंटी वेनम भी रखते हैं? हाँ, ताकि सांप वाप काट ले तो वो बच जाए थोड़ा उससे। खतरों के खिलाड़ी हैं हम तो। अब अपने शहर की बात करता हूँ। मेरे शहर के बीच में से एक नहर जाती है, जिसमें एक नज़ारा बड़ा आम है। वो नज़ारा ये है कि लोग आते हैं और उनके हाथ में एक पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के अंदर कुछ फूल, पूजा सामग्री, खंडित मूर्तियाँ वो होती हैं, उसकी वो एक गोला बनाते हैं और घुमाते हैं, भगवान को छूते हैं और फेंकते हैं नहर के अंदर। वो कूड़ा, वो जो चीज़ें है वो आगे जाके कहीं पे या तो कहीं जमा हो जाती है साइड में, या फिर कहीं डैम में आगे निकलती है, और ये अक्सर होता रहता है। अब मुझसे इससे जुड़े 2 सवाल है मेरे पास में, कि क्या ये कुआं तक पहुंच रहा है या नहीं, या हम अनजाने में जो है अश्रद्धा भाव से अपने ही जो जल स्रोत हैं उनको गंदा कर रहे आपने ना अक्सर सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल पिक्चर देखी होगी, जिसमें 2 पिक्चर्स को कॉलाज बना के दिखाया जा सकता है। एक तरफ बहुत साफ नदी होती है, एक तरफ एक गंदी नदी होती है, गंगा जी या यमुना की। जो साफ नदी होती है उस पे लिखा होता है, नदी को नदी मानने वाला देश, हाँ या नदी को नदी मानने वाले लोग। हाँ। नीचे लिखा होता है, जो कचरे से भरी हुई नदी होती है उसमें लिखा होता है, नदी को माँ मानने वाला देश, है ना। ये बहुत गहरा संदेश है और बहुत ही बड़ा संदेश है। तो हम दरअसल जिस चीज़ को हम माँ मानते हैं, जिस चीज़ को हम पूजा करते हैं, देखा गया है उसी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पे। चाहे वो गाय की बात कर लो, चाहे वो नदियों की बात कर लो। और मुझे जो लगता है इसके पीछे जब ये चीज़ें शुरू की गई थी, क्योंकि भारत में लोग थोड़े रिलीजियस प्रवृत्ति के हैं, तो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट और बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा एंगल उसको दिया गया था कि उसको रिलीजियस एंगल दे दो तो लोग इसकी रक्षा करेंगे। बहुत सारे चीज़ों में वो काम किया, है ना। ये एक तरीके से आप कहते हैं ये इंतजाम, या इसको कुछ भी कह सकते हैं कि काम किया ये तरीके ने, लेकिन बहुत बार ये फिर उल्टा पड़ गया, है ना। ये तब तक काम किया जब तक कि चीज़ें ऑर्गेनिक थी। भाई आप देखो, पहले शमशान ये नदियों में ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जा रहा था, है ना। मतलब अगर कोई मूर्ति बनी थी तो वो मिट्टी की थी, है ना, राख थी, तो उससे कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं था। उल्टा होता क्या था, जब नदी उफान मारती थी, वो राख बहती थी, वो खेतों में जमा होती थी, फिर नदी वापस से आ जाती थी, तो वो खेतों की क्या उर्वरक शक्ति बढ़ जाती थी। तो सही, जिसने भी फिलॉसफी बनाई थी बहुत सुंदर बनाई थी, लोगों को जमी भी और लोगों ने उसके प्रति काम किया। फिर क्या हुआ, समय के साथ बदलाव आया, अब वो उसमें प्लास्टिक और पीओपी और बहुत सारे मटेरियल हुए। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हम चीज़ें बदल जाएंगी, और ओशो ने तो इसके बारे में बहुत कहा है कि समय के साथ हमारे कल्चर भी चेंज होने चाहिए, है ना। आप लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते, है ना। तो वही हुआ, कल्चर वही रह गया, चीज़ें बदल गई। अब उसमें वो अभी भी डाल रहे हैं, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि अब मटेरियल ऑफ क्वालिटी, और वो मटेरियल बदल चुका, वो प्लास्टिक बन गया है, तो अब नहीं डालना होता है। अब वैसा ही गाय माता के साथ हो रहा है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो पहले नंगे पैर चलते थे, शायद वो, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूँगा, पहले बहुत सारे धर्मों में ये था कि लोग पैदल चलते थे, पैदल यात्राएं करते थे, मिट्टी साफ थी,
कोई केमिकल नहीं था उतना ज़्यादा। भाई अब भी तुम पैदल ही चल रहे हो, नंगे पैर चल रहे हो। कई लोगों ने कसम खा रखी, चाहे मुझे गोबर में पैर रख के चलना पड़े, कीचड़ कचरे के ऊपर पैर रख के चलना पड़े, लेकिन चलूंगा पैदल ही। चाहे उसको ये नहीं पता इसके पीछे का क्या लॉजिक था। पैदल चलो अच्छी बात है, लेकिन साफ जगह पे चलो। अब जहाँ पे कीचड़ से भिन भिना रही हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, कचरा पड़ा है, कुत्ते की पोटी पड़ी है, वहां पे भी पैदल माथे पे वो बांध के और पैदल चल के वो आप दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। अब समय के साथ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें मेरे एक दिमाग में एक सवाल हो रहा है कि हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन नहीं मानता कि हम अपनी जो पूजा की सामग्री हैं, जो खंडित मूर्तियां हैं, उनको हम उस सामान्य कूड़ेदान में डालें जिसमें हम सब जगह डालते ही सब बाकी कूड़ा डालते हैं। और ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने भी नहीं करी है कि मैं एक सेकंड सवाल पूरा कर लेता हूँ। तो हम एज हम अपनी आस्था भी बची रहे और हमारा उसका कूड़े का निस्तारण भी सही हो जाए, इसका कोई उपाय बताइए। देखो, इसका उपाय बहुत सारी जगह मैंने देखा है मंदिरों में। अच्छा। जहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है पूजा सामग्री आम कचरा, और उस पर लिखा होता है, मतलब छपा होता है, एक पिक्चर लगा देते। बहुत सारे मंदिरों में व्यवस्था है, और बहुत सारे में जो फूल चढ़े हैं उसको भी बहुत अच्छे से रिसाइकिल किया जा रहा है। तो ऐसी जो केस स्टडीज है उसको सीख के उसको रेप्लिकेट करना चाहिए हमको। मतलब अच्छी अगर कहीं पे कोई बेस्ट प्रैक्टिस है किसी की, तो हमें हर जगह रेप्लिकेट करना चाहिए ताकि वो कर सके। दूसरा, लोगों का क्योंकि मन नहीं मानता कि यार इसमें हो सकता वैसा कचरा पड़ा हो, हमें थोड़ा सा उस जिसमें कचरा डालना है ना उसकी थोड़ी शेप चेंज करनी चाहिए। उसको डस्टबिन जैसा बनाओ मत आप, है ना। पहली बात तो आप अगर कूड़ा मान रहे होते, जनता तो उसको नदी में डालती ही नहीं। हाँ। उसको डस्टबिन में डालती। हम नदी में या इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने कूड़े की कैटेगरी में वो नहीं रखा है। ऑल्दो डेफिनेशन में जाओगे दैट इज कूड़ा, ठीक है, हमारे लिए आपके लिए कूड़ा है वो। हम तालाब से भी निकालते हैं बहुत सारी मूर्ति, हम तो जाके सीधा लैंडफिल साइट पे डंप कर देते हैं, चाहे वो भगवान की मूर्ति है, क्योंकि अब तालाब में भी तो कोई फेंक के ही गया है ना। तालाब में हम सबका पेशाब था, मूत्र था, कुत्ते की पोटी थी, लेटरिंग थी, सीवेज थी, फिर भी तो आप फेंक के गए। हम तो अच्छी जगह निकाल के उसको सही से डंप कर रहे हैं कम से कम। तो आपको थोड़ा से वो सारी बेस्ट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हर बार ना जो कल्चर है या इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज है, हर बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट करते हैं। मैं एक गुजरात में एक गांव है कटुडा, कटुडा गांव में बहुत सारे ना बेल के पेड़ है, हजारों बेल के पेड़ है। अच्छा। पूरा जंगल जैसा है, और हर बेल के पेड़ के नीचे इतना बड़ा शिवलिंग है, बस अच्छा। इतना सा, बस 10-20-100 ग्राम का, और बेल उस पेड़ की जड़ में, और वो एक भी पेड़ नहीं मरा। रीजन क्या था, कभी वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी थी, लोगों को गर्मी के कारण बीमार या बच्चे मर रहे थे। किसी ने किसी से पूछा साधु से जी क्या करें यहाँ पे, उन्होंने कहा तुम इतने सारे 1008 बेल के पेड़ लगाओ, उसके नीचे शिवलिंग रखो, और उस शिवलिंग को डेली जलाभिषेक करना है, बीमारी गांव से दूर चली जाएगी। अच्छा। 1008 पेड़ लगे, शिवलिंग के ऊपर डेली पानी चढ़ा, पानी भी चला गया, पानी पेड़ पे गया, आज भी शिवलिंग वही है, आज के बेल पड़े, और हजारों किलो बेल निकलते हैं वहां से। पूरा गांव वहां पे बेल का जूस पीता है गर्मियों में। बताओ गर्मी कैसे लग जाएगी बच्चे को। अगर वो रिलीजियसली नहीं जोड़ते इस चीज को, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भाग जाएगी, मेडिकली कोई नहीं लगाता। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे रिलीजियस से जोड़ के थोड़ी थोड़ी चीजों को लोगों को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है लोगों से। लेकिन कई बार अति भी हो सकती है उस चीज की। अब मान लो लोग कल को पेड़ 10 फीट का और 100 फीट का शिवलिंग प्लास्टिक के लगाने लगे, कंपटीशन बढ़ जाए कौन किसका शिवलिंग बड़ा लगाएगा पेड़ के नीचे, और बाद में हो सकता है पेड़ काट के उसके नीचे शिवलिंग ही रखने लगे। हाँ, सही बात है। तो वो क्या होगा, जिस आदमी का जो विचार था वो उल्टा पड़ जाएगा। तो नदियों के साथ वही हुआ है, गंगा मैया के साथ वही हुआ है, यमुना के साथ भी वही हुआ है। अच्छा, जैसे ये जो बीच में से उठाए हुए हैं आपने,
क्या बोलते हैं इनको, आइलैंड। आइलैंड्स बनाते हैं, तो इसकी मिट्टी इसमें से ही निकाली है? हाँ, दरअसल देखो, तालाब की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हाँ जी। तो मिट्टी थोड़ी हटानी पड़ती है। प्लस इसमें समय के साथ ना बहुत सारी सिल्ट आ जाती है। सिल्ट जिसमें गोबर है, ये सारी चीज़ें। अब उसको दो ऑप्शन है कि भी निकाल के या तो दूर लेके जाएं, या ये है कि उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब तालाबों की हमें डायरेक्ट शायद हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। इंसान घर घर तक पानी आ गया है, ग्राउंड वाटर यूज करना सीख गए हम। लेकिन आज भी हमारे आसपास तो लाखों टाइप के स्पीसीज हैं जिनका तालाबों से डायरेक्ट आज भी काम पड़ता है, जो आज भी तालाब के पानी पर निर्भर है। और स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स भारत में आती हैं दूसरे देशों से, या डोमेस्टिक एक्वेटिक बर्ड्स हैं, तो उसके लिए तालाब के बीच में एक सेफ और सिक्योर प्लेस नहीं देंगे तो वो अंडा नहीं देंगी, बहुत समय तक रुकेंगी नहीं। तो इसको हम नेस्टिंग आइलैंड कहते हैं। अच्छा। तो ये जो पानी की बत्तखें हैं, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे रुकती हैं और नेस्ट बनाती हैं, अपने अंडे देती हैं। वो किनारे पे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि किनारे पे क्या है, कुत्ते बिल्ली खतरा है। इंसान का एक्सेस होता है। इसीलिए हम तालाब को सिर्फ इंसान के यूज के एंगल से नहीं देखते, हम उसको देखते हैं कि इंसानों के अलावा भी बहुत सारे लिविंग स्पीसीज हैं जिनके यूज के लायक तालाब को बनाना है। तो ये पेड़ वगैरह भी लगाते हैं इसमें बीच में? हाँ, इसमें बीच में पेड़ कम लगाएंगे, अच्छा। इसमें ना छोटी छोटी घास लगाएंगे जो झाड़ीदार घास होगी, जैसे वेटिवर ग्रास है छोटे, ताकि वेटिवर घास। वेटिवर घास खसखस घास होती है। अच्छा अच्छा उसमें क्या है, बत्तखें ना अपने अंडे छिपा लेती हैं, अच्छा। दिखती नहीं है तो उसके अंदर घुस जाती हैं वो। प्लस नेटिव आइलैंड्स, ये नेस्टिंग आइलैंड पे क्या है ना, अब एक बार बारिश हुई है, दो बार बारिश होगी, तीसरी बारिश में क्या होगा, आसपास जो घास हो रही है सेम वही घास वहाँ पे होने शुरू हो जाएगी। प्रकृति का नियम है, क्योंकि मिट्टी खोद के लगी है तो थोड़ा सा टाइम लेगी। बट हम क्या करेंगे, आसपास की जो घास है, नेचुरल नेटिव घास है, उसको उठा उठा के उधर डाल देंगे, तो उसके बीज निकलेंगे, अपने आप ही वहाँ पे घास होना शुरू हो जाएगी, और उसी घास में बत्तखों के अंडे रहेंगे। और ये कोई भी ऐसी बत्तख नहीं होगी जिसको बाहर से ला के बुलाया जाएगा, ये सारी आएंगी आसपास के तालाबों से, जहाँ उनको माहौल नहीं मिल रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, वो भी अपने आपस में माइग्रेट करती रहती है यहाँ पे बहुत लोकली? बहुत माइग्रेट करती है। जैसे अब आप देखना, इसमें अगर आप सुबह सुबह आएंगे तब भी बत्तखें आपको मिलेंगी। यदि सर्दियों में जब आप इस बार आएंगे कभी आप इस तालाब में, आपको हजारों बत्तख मिलेंगे इसमें। सर्दियों तक इसमें पूरा एकदम घास वेजिटेशन सब हम ग्रो कर देंगे तब। तब हमें थोड़ा सा, जो कई बार लोग पूछते हैं ना आपको क्या मिलता है ये सब करके, तब उसको देख के आनंद और अंदर से फीलिंग मिलती है कि ये मिलता है हमें ये सब करके। ये वही अमृत सरोवर के अंदर ही आता है क्या? अमृत सरोवर तो सरकार की स्कीम का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कोई भी तालाब खुदता है तो ऑटोमेटिक अभी तो अमृत सरोवर है, जब तक अमृत सरोवर अभियान चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले भी तालाब खुद रहे थे, वो अमृत सरोवर की जगह किसी और नाम से जाने जाते थे। लेकिन ये है कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारत सरकार की किसी स्कीम में या अभियान में अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो ये काफी गंदा रहा होगा जब ने शुरू असल किया हो। इसमें गांव का पूरा सीवेज आता था, अच्छा अच्छा। है ना, पूरा गंदा पानी इधर आता था। का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि अब हमारे पास कहीं तो जाना है भाई, गांव से पानी तो हम निकालना बंद नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसका तोड़ निकाला कि भाई 10% हिस्से को गंदा करते हैं, बाकी को साफ रखते हैं। तो हमने इसको वो कर दिया, सीवेज का जो पानी है, ग्रे वाटर, उसको डाइवर्ट कर दिया। अच्छा। छोटे तालाब में रहेगा, बड़ा तालाब एकदम साफ रहेगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से गंदे पानी का अलग हिस्सा कर दिया। पहले से वो गंदा पानी इसमें पूरे में भरा रहता। अच्छा। इसमें ना पूरे में जलकुंभी थी। आप तालाबों में देखते हैं ना, वो तो समुंदर जलकुंभी हो जाती है, पूरे तालाब को घेर लेती है वो पूरा था। इसमें पानी नहीं दिखता था, सिर्फ जलकुंभी दिखती थी। आपने आपकी नौकरी छोड़ी, आपको कामयाबी भी मिली,
ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी छोड़ देते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, और जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें कामयाबी मिली ना मिली उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो इसमें ना सबसे पहले तो कामयाबी की डेफिनेशन ना सबके लिए अलग अलग है, आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक तबका होगा जो शायद मुझे कामयाब नहीं कहता, बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुझे कामयाब कहते होंगे। हाँ कि कामयाब थे, अच्छा। किसी के लिए आईफोन खरीदना कामयाबी है, किसी के लिए मर्सिडीज कामयाबी है, किसी के लिए अखबार में आना कामयाबी है, किसी के लिए नया घर खरीदना कामयाबी है। तो कामयाब आदमी है कि नहीं है वो सब अपने नज़रिए से देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी हैं जो सुसाइड ले रहे हैं, स्टेट होके काम के बोझ से, कलेश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे एक सड़क के किनारे सोता है वो अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी निकालता है। तो कामयाबी की बात तो ये रही। बाकी नौकरी छोड़ने वाला जो सवाल है उसके लिए तो हर आदमी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, फैमिली की कंडीशन अलग है। क्योंकि कई हो सकता है वो आपके पिता मैंने देखा है हमारे साथ कई हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, और आपके ऊपर पूरा परिवार का दारोमदार है। आरामदार है, पूरा खर्चा उठाना, बहन भी है। अब उस कंडीशन में आप नौकरी छोड़ के कैसे पैशन फॉलो कर लेंगे? सही बात है। तो उस कंडीशन में आपका एक ही रास्ता है, पहले अपने आप को जिस फील्ड में आप घुसना चाह रहे हैं उसका धीरे 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 नौकरी के साथ एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत करिए। जब आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट मैं अब उस फील्ड में थोड़ा सा मुझे ज्ञान मिल गया और मैं संभाल लूँगा, तब आप ऐसा डिसीजन लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कई बार जोश जोश में ना बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब टीवी में, अखबारों में, अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ना मीडिया वाले क्या करते हैं कई बार ज़्यादा व्यूज के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में ना बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं और कई लोग उसको देख के नौकरी छोड़ देते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे, नौकरी छोड़कर की तरबूज उगाने की शुरुआत, कमाते हैं करोड़ों, मशरूम उगा रहे हैं, नौकरी छोड़कर की अंडे की शुरुआत, ये शुरुआत, खेती, नौकरी छोड़कर की खेती की शुरुआत, अब कमाते हैं लाखों में। पहली बात तो अब कमाते हैं लाखों में, वो उसकी कोई परिभाषा नहीं है लाखों में। आप 10 साल में लाखों कमा रहे हैं, एक दिन में लाखों कमा रहे हैं। जब आप पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना तब पता चलेगा कि कैसे चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो आप किसी आर्टिकल ऐसे पढ़ के कभी भी डिसीजन ना लें, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में परेशान रहता हूँ। कई बार जब मैं 10-20 पाउंड किए थे ना, तब भी मेरे बारे में ऐसे आर्टिकल थे कि नौकरी छोड़कर की शुरुआत और हजारों पाउंड रिवाइव किए। लाख में मीडिया वालों को कहता था भाई आपको क्या मिलता है सब कर, कह रहा जी 10 पाउंड लिखेंगे कोई खोलेगा आर्टिकल, बहुत सारे पाउंड लिखेंगे तब होगा। वो उनके ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का, भाई आपने क्रॉस चेक ही नहीं करते बंदे, वहां पे जाके बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि मुझे खुश होना चाहिए कि 1000 पाउंड लिख दिया, लेकिन भाई मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि मैंने कितना काम किया है। सही बात। कल को चलो ये तो नहीं चेक करेंगे लेकिन कोई अच्छा आदमी भी आ सकता है। देखो 1000 पाउंड, तो मतलब जो है दिखावे पे ना जाए, अपनी अगर लड़ाई वाला काम है थोड़ा सा एनालिसिस करें, रिसर्च करें। और जैसे मेरे एक मित्र, उनका मछली पालन के बहुत बड़ा काम है। अच्छा, बहुत अच्छा काम है, वो जर्मनी में नौकरी करते थे, उन्होंने आके छोड़ के और अब अच्छा सेटअप उन्होंने कर लिया है। बट और उनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि विदेश से नौकरी छोड़ के मत्स्य पालन शुरू किया और करोड़ों रुपए में कमाते हैं। लेकिन वो कहते हैं करोड़ों में कमाते भी, लेकिन पीछे 10 करोड़ का लोन भी है। हाँ ये तो बता ही नहीं रहा है कोई, है ना, ये मैं क्यों बताऊं किसी को। हाँ सही बात। लेकिन जब आप आके समझेंगे ना मेरे पास, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप गलत हेडिंग पढ़ के गलत फील्ड में ना चले जाएं। रामवीर जी, वैसे आज हमने बहुत पूरा दिन आपका लिया और आपने बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये बात बताई। अब हम चलेंगे, उससे पहले बस मुझे एक रास्ते में चलते चलते एक बात पूछनी है आपसे कि जो हमारा ये पॉडकास्ट अच्छी चीज़ें देखते हैं नहीं देखते उस पर छोड़ नहीं जाते हैं, मगर जो हमारा पॉडकास्ट गांव में बैठा कोई लड़का देख रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? उसे क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे?
देखो मैं तो यही कहूँगा, जो भी गांव में बैठा लड़का देख रहा है, लाइफ को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है 6 महीने आप एक ही स्किल के पीछे रात दिन झोंक दीजिए अपने आप को। 6 महीने बाद ना आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। हम गलती यही करते हैं, हम पुलिस भी बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, हम फौजी भी बनना चाहते हैं, हम एनवायरमेंटलिस्ट भी बनना चाहते हैं, और एंड में हम कुछ नहीं बनते। आप स्किल बेस सीखिए। अगर आपको इंजीनियर भी बनना है ना, तो जाके वेल्डिंग करना सीखिए। अगर मैं तालाबों में खुद नहीं उतरता ना, शायद आज मैन पावर को मैं काम नहीं बता पाता। आपको होता क्या है, यहाँ पे बिजनेस सबको करना है, लेकिन जिस काम को आप अपनी मैन पावर से करवाना चाहते हो, वो काम खुद नहीं करना सीखेंगे आप कभी भी। अगर आप बहुत अच्छा सैलून खोलना चाहते हैं, और अगर आप सैलून में कटिंग करना खुद सीख लेंगे, सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? एक आदमी का पैसा बचे। नहीं, आदमी का तो पैसा बचेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो आपने मैन पावर रखी हुई है ना, कभी आपको नखरे नहीं दिखाएगी। अदरवाइज क्या होता है, आप हलवाइयों से पूछ, जिसको हलवाई का काम नहीं आता, और हलवाई की दुकान है, जिसको नाई का काम नहीं आता, नाई की दुकान है, अपनी मैन पावर से इतना परेशान रहता है, उसको कुछ कह दो भागने की, मैं तो कल जमा कर ही छोड़ रहा हूँ, सुबह नहीं आएगा, अगले दिन बुखार का बहाना, मतलब, और आपको चूना अलग से लगाएंगे, 2 का 4 बताएंगे। आपको पता नहीं होगा क्या कह रहे हैं। आपको उस फील्ड का पता नहीं, आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए, एक छोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, ताकि अच्छा उसको अगर ये पता है कि ये काम बॉस को भी आता है, उसे पता है इसके नुक्ते चिन्ह क्या है। हाँ, तो कम से कम वो ये वाला नखरे नहीं दिखाएगा, वो कहेगा मैं छोड़ूंगा, वो अपना आप कर लेगा ये। सही बात। इसीलिए मेरे पास देखो, मैंने जब भी मुझे करना होता है, मुझे बैनर वगैरह बनाने होते हैं, ये है ना, बैनर बनाने के बहुत पैसे लेते थे, मैंने खुद ने बनाना सीखा। अच्छा, खुद ही सीख ली। है ना, ऑटोकैड मैंने खुद ने सीखा अच्छा। ड्रॉ करने के लिए। मुझे अकाउंट का काम धीरे धीरे पता चला, लेकिन अकाउंटेंट मेरे पास पिछले 1 साल से है। जब पिछले 4 साल से मेरे पास कोई अकाउंटेंट नहीं था, बट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था मैं पूरी। अकाउंटेंट का काम मैं खुद करता था, टैली वैली सब। कहाँ से आया? सीख लिया। तो जब तक अपने पास रिसोर्स नहीं थे, तो पैसा बचाना था, कम पैसे में ज़्यादा काम करना था। तो इससे अच्छा है कि काम करते जाओ और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करते जाओ, लेकिन नया काम शुरू करने से पहले बहुत जल्दबाजी मत करो कि अगले दिन ऑफिस खरीदेंगे, चक्का वाली कुर्सी खरीदेंगे, काम शुरू कर देंगे। पहले ऑफिस खरीदेंगे, एसी लगवाएंगे, फिर देखेंगे करना है। पहले उसको शुरू कर लीजिए, और आप कुछ भी काम करें, नेचर का आपको जरूर ध्यान रखना है। मेरे पास आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रणाम है आपको। थैंक यू सो मच।